हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सजी कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस और जिसमें जारी है सहकारिता अधिनियम। ठीक है, वो हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की हम बातें कर रहे हैं। उससे संबंध में आज एक पायदान आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था 5वां अध्याय। कुछ डिस्टरबेंस के कारण मैं कुछ देर में क्लास को रोकना पड़ा मुझे। ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था जिसके वजह से मैं रोक दिया था। तो चलिए फिर आज की क्लास फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं। 48, ठीक है, 5वां अध्याय। चलिए, अध्याय नंबर 5 क्या बोलता है भाई? सोसाइटी का प्रबंध। ठीक है, कहने का मतलब जो सोसाइटी बनी हुई है उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन कौन करेगा, इसके बारे में है। ठीक है, चलिए तो 48 हम देखते हैं, धारा नंबर 48। और धारा नंबर 48 का क्या कहना है कि सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार के बारे में बताया गया है कि सोसाइटी में अंतिम प्राधिकार कौन होगा। पहली बातें तो चलिए, किसी सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होता है। एक वर्ड याद रखिए, सदस्यों के साधारण निकाय। तो यदि हम ऐसे बात करें तो हम चलिए हम बात करते हैं सोसाइटी के प्रबंधन। धारा 48, सोसाइटियों का प्रबंधन। सोसाइटियों का प्रबंध। अब सोसाइटियों का प्रबंध की बातें हम कर रहे हैं। देखिए, मैं सब चीज़ मैं जैसे पहले लिख के बता रहा था वैसे मैं लिखूंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, हमारे पास समय नहीं है। मैंने ये देखा है कि जितना मैं लिख रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ज़्यादा टाइम टेकन हो रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ क्लास 7-8 क्लास मैंने लिख के बताया कि ऐसा ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं लिखते बताते जाऊं तो 1.5-2 महीना ये पूरा अधिनियम ही लग जाएगा, क्योंकि 96 आपका धाराएं, हालांकि हमें 96 धारा नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन टाइम लग जाएगा। इसके लिए मैं बस एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि लिखा तो है ही पहले से। चलिए, तो इसमें मैंने क्या कहा, किसी सोसाइटी में अंतिम प्राधिकार कौन होगा? ठीक है, साधारण निकाय होगा। तो क्या कहा गया है? पहली बातें कि अंतिम प्राधिकार कौन होगा? साधारण निकाय। किसकी बात की है? साधारण निकाय। अब देखिए, साधारण निकाय कहने का मतलब क्या है कि कोई सोसाइटी होगा। क्या होगा भाई? कोई सोसाइटी होगा और उस सोसाइटी में सदस्य होंगे। मान ले सदस्यों की संख्या, ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। हम हमेशा 100 मान के चल रहे हैं। और मैंने कहा सोसाइटी में मिनिमम जो संख्या हो सकती है वो 10 हो सकती है। किसी प्राथमिक सोसाइटी में सदस्यों की संख्या 10 हो सकती है। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है ये बताया नहीं गया है। ठीक है, चलिए, तो सदस्यों की संख्या 100 हो सकती है और इन्हीं सदस्यों से मिलकर क्या बनेगा? समिति बनेगी। समझेगा मेरी बातों को? इसी सदस्यों से मिलकर समिति बनेगी और सदस्यों की जो सदस्य हैं, जिस सोसाइटी के सदस्य हैं वो समिति बनाएगी तो वो भी उनका सदस्य होंगे। और यही क्या कहलाएगा? आपका
साधारण निकाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? साधारण निकाय कहलाएगा। तो अंतिम प्राधिकार कहने का मतलब है अंतिम निर्णय बोल सकते हैं, अंतिम प्राधिकार बोल सकते हैं, अंतिम अधिकार बोल सकते हैं, वो किसके पास निहित रहेगा? साधारण निकाय के पास निहित होगा, ऐसा कहा गया है। तो आपको बातें समझ में आ गई। चलिए, परंतु इसमें किंतु परंतु जहां पर आ जाता है थोड़ा कुछ तो ट्विस्ट होता है भाई, ठीक है। तो परंतु साधारण निकाय की शक्तियां या उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो कि सोसाइटी उपविधि में विधित की जाए, किसी सोसाइटी की उपविधियों में एक छोटे निकाय के गठन के लिए उपबंध हो सकता है, जिसमें ऐसे उपविधियों के अनुसार निर्वाचित किए गए प्रत्ययुक्त होंगे। ठीक है, क्या होंगे? प्रत्ययुक्त होंगे। और आगे पढ़ते हैं, फिर आपको बात पता चल जाएगी। ठीक है, उपधारा 1 के अधीन रहते हुए प्रत्येक सोसाइटी का प्रबंध इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के या सोसाइटी की विधियों के अनुसार गठित की गई, एक वर्ड आया है बोर्ड, में निहित होता है। किस में निहित होता है? बोर्ड में निहित होता है। तथा वह बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती तथा ऐसे कर्तव्य का पालन करती है जो कि इस अधिनियम या उसके बनाए गए नियमों सोसाइटी को विधि द्वारा क्रमशः उसे प्रदत्त की जाए या उस आरोपित की जाए। चले, इस सभी बातों का मैं वर्णन करना चाहूँगा यहाँ पर। दूसरी बात ये कही गई है, चलिए यहां पर दूसरी बातें क्या कही गई है भाई? चलिए कि भाई साहब एक बोर्ड होगा। अब समझिए बातों को, क्या होगा? एक बोर्ड होगा और उस बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमने कहा बोर्ड का मतलब, बोर्ड की परिभाषा मैं बता चुका हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है। ठीक है, और ये क्या करता है? बोर्ड का मतलब क्या करता है? कंट्रोल करेगा, निदेशक करेगा, मैंने बताया था कंट्रोल करेगा। ठीक है, निदेशक करेगा, निर्णय लेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और बोर्ड क्या बनेगा? ठीक है, एक सदस्यों का बोर्ड होगा और इस बोर्ड में जो सदस्य होंगे 21 सदस्य हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे लिखा हुआ है ये बातें कि बोर्ड में जो सदस्य हो सकते हैं 21 सदस्य हो सकते हैं। और 21 सदस्य का जो चुनाव होगा वो किससे होगा? यही जो साधारण निकाय हमने बताया, बात को समझिएगा, यही जो साधारण निकाय हमने कहा है, इसी साधारण निकायों में से, ठीक है, इसी साधारण निकाय द्वारा क्या किया गया? चुने जाएगा बोर्ड। ठीक है, बोर्ड में याद रखेंगे 21 सदस्य होंगे और 21 सदस्यों का चुनाव जिस साधारण निकाय की हम बातें कर रहे हैं उसी साधारण निकाय के चुनाव द्वारा ये क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। और यही 21 सदस्य, बाद में आपको ये भी पता चलेगा, बाद में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यही 21 सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, सभापति, उपसभापति, ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति आदि कौन चुनेंगे? यही 21 सदस्य चुनेंगे। ठीक है, तो बोर्ड के नीचे याद रखेंगे मैंने क्या कहा? ठीक है, बोर्ड होगा, बोर्ड के नीचे सोसाइटी होंगी और सोसाइटी की साधारण निकाय होगी और उसी साधारण निकाय का अंतिम प्राधिकार साधारण निकाय होगा। लेकिन जो एक्चुअल निर्णय लेगा, ठीक है, जो एक्चुअल जो है बोल सकते हैं जिसके पास रोल रहेगा वो बोर्ड के पास रहेगा। बोर्ड सोसाइटी को निर्देश देंगी, ठीक है, ये करना है, उनके सदस्य समिति को निर्देश देगी। ठीक है, उस जो है बोर्ड सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति का चुनाव भी करेगा। ठीक है, कराएगा। और ये साधारण निकाय जो होगी वो अंतिम प्राधिकार होगी। ये सब बातें यही हैं। ठीक है, जो मैंने बताया यही है। क्लियर है बातें? चलिए, चीज़ें क्लियर है भाई, चलते हैं तीसरी बातें क्या बोलना चाह रहा है कि सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में उसके सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के स्थान का आरक्षण उसके सदस्यों के अनुपात में किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में। अब बोर्ड ऑफ मेंबर, देखिए बोर्ड के सदस्य होंगे,
ठीक है, जाहिर सी बात है। मैं थर्ड पॉइंट इधर लिख देता हूँ इस तरफ नेक्स्ट पेज में। मैंने कहा बोर्ड होंगे, ठीक है, कोई बोर्ड है और इस बोर्ड में जो सदस्यों की संख्या, सदस्य होंगे 21 सदस्य होंगे, ठीक है, क्या होंगे 21 सदस्य होंगे। और इस 21 सदस्य में क्या कहा गया है कि SC ST OBC, किसके लिए, ST SC OBC के लिए क्या कहा गया है, आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। क्या कही गई है भाई साहब, ST SC OBC के लिए क्या कही गई है, आरक्षण की बात कही गई है। बोर्ड के सदस्य 21 होंगे और उसमें ST SC OBC की आरक्षण की बातें कही गई है। और ST SC OBC का आरक्षण किसके आधार पर, इसका आधार क्या होगा, आधार की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर ST SC OBC का आरक्षण तय किया जाएगा, जो कि बोर्ड के सदस्य होंगे। यही बात कहा गया है। क्या कहा गया है, यही बात कहा गया है। सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में उनके सदस्यों में से अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जनजाति मीन्स ST और अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स OBC के सदस्यों के स्थान आरक्षण उसकी सदस्य के अनुपात के आधार पर, सदस्य के अनुपात, ठीक है, जितने सदस्य होंगे उनके अनुपात के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाएगा, तय की जाएगी। तो 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, पहला, दूसरा और तीसरा क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। परंतु ये भी कहा गया है भाई साहब, परंतु क्या कहा गया है, ये भी कहा गया है कि ऐसा आरक्षण बोर्ड की कुल सदस्यों के 50% से नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। लेकिन ये भी याद रखिए, ठीक है, किंतु परंतु ये भी कहा गया है, परंतु ये भी कहा गया है कि इसके जो रिजर्वेशन होगा वो 50% से अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होगी, ठीक है, 50% से अधिक नहीं होगी। किंतु परंतु मैंने कहा, क्या कहा, जहां दे दिया इसका मतलब कोई ट्विस्ट निकलने वाला है। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि बोर्ड में सदस्य 21 होंगे और 21 सदस्य में ST SC OBC के लिए आरक्षण रहेगा। आरक्षण उसके जनसंख्या के अनुपात में रहेंगे। लेकिन ये भी याद रखिएगा, किंतु परंतु टोटल जो आरक्षण होगा वो 50% से अधिक नहीं होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है, ये भी आपको दिया गया है। लेकिन ये भी याद रखें, परंतु यह और कि एक स्थान सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा, ठीक है, किसी भी स्थिति में एक सीट उनके लिए रहेगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, आरक्षण की बात यदि हम कर रहे हैं तो आरक्षण डिसाइड होगा, ठीक है, अलग अलग समितियों को लेकर। अलग अलग समिति कहने का मतलब है, हम जानते हैं समिति में, ठीक है, किस प्रकार की हमारा हायरार्की रहता है। समिति की हायरार्की देखें तो हमारा सोसाइटी की हायरार्की देखें तो शीर्ष सोसाइटी रहता है, आपका केंद्रीय सोसाइटी रहता है और आपका क्या रहता है, प्राथमिक सोसाइटी रहता है, ठीक है। तो अलग अलग सोसाइटी के आधार पर सोसाइटी जो है अलग अलग क्या है, अपनी क्या करती है भाई साहब, आरक्षण प्रदान करती हैं, ठीक है। चलिए अब याद रखिए, यहां पर हम बात यदि हम करें, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं फिर हम समझेंगे। चलिए, प्राथमिक सोसाइटी की दशा में क्या बोल रहा है, प्राथमिक सोसाइटी की दशा में क्या चीजें हैं, ठीक है। पहले नंबर की बातें, जिसमें आधे या आधे से अधिक सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स OBC वर्गों के स्थान है। स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे स्थान ऐसे जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के सदस्य के लिए ऐसे अनुपात में आरक्षित रखेंगे जो कि विधि होगा, ठीक है। चलिए इसमें ये कहा गया है, अब हम यदि हम इसमें हम बात करते हैं, ठीक है, प्राथमिक सोसाइटी की दशा में आरक्षण, प्राथमिक क्या है, मैंने क्या कहा,
सोसाइटी की दशा में क्या है, आरक्षण किस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहली बात है फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा, जिसमें आधे या आधे से अधिक सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं। कहने का मतलब है कि यदि 50% या 50% से अधिक क्या होंगे, आपके जो एससी होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे। ठीक है, 50% या 50% से अधिक यदि एसटी होंगे, एससी होंगे, ओबीसी होंगे, तो ऐसी जातियों के लिए, ठीक है, ऐसी जातियों के लिए जो है सदस्यों के लिए ऐसे अनुपात में आरक्षित की जाएंगे जो कि विहित होगा। ठीक है, तो स्थानों कुल संख्या के आधे स्थान क्या हो गया, जातियों के लिए रहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो इसके लिए जो आधा स्थान होगा मतलब 50% स्थान, ठीक है, क्या रहेंगे, ठीक है, इनके लिए रखे जाएंगे। किनके लिए रखे जाएंगे, इनके लिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने क्या कहा, प्राथमिक सोसाइटी की दशा में आरक्षण अगर देख पा रहे हैं तो 50% या 50% से अधिक यदि एसटी, एससी, ओबीसी होते हैं, ऐसी स्थिति में, ठीक है, 50% स्थानों पर उन सभी को आरक्षण दिया जाएगा। क्लियर है बातें, मेरी बातें क्लियर है आप लोगों को? चलिए, दूसरी बातें, जिसमें 1/4, समझिएगा, जिसमें 1/4 या 1/4 से अधिक किंतु आधे से कम सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति ने पिछड़ा वर्गों के होंगे, उसको 3 स्थान दिया जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि यदि 1/4, 1/4 या 1/4 से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, या 1/4 से अधिक होगा। ठीक है, या आधे से मतलब 50% से कम हो, तो किसके लिए, एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी यदि क्या हो, 1/4 के अनुपात में सदस्य हो एसटी, एससी, ओबीसी का, या 1/4 से अधिक हो, या आधे से कम हो, 50% से कम हो, तो ऐसे स्थिति में क्या की जाएगी, ऐसे स्थिति में क्या की जाएगी, याद रखिए। ठीक है, ऐसे स्थिति में क्या की जाएगी भाई साहब, कि 3 स्थान रखे जाएंगे या 3 स्थान पर उसको आरक्षण दिया जाएगा। 3 स्थान एसटी का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का। ठीक है, तीनों का क्या होगा, 3 स्थान रहेगा। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक का 1-1 स्थान। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया, उसमें लिखा भी है, जिसमें प्रत्येक 1 स्थान प्रत्येक वर्ग के लिए आरक्षण रहेगा। ये वर्ड को आप याद रखिए, पढ़िए क्या लिखा है कि भाई साहब, क्या लिखा है कि जिसमें से प्रत्येक स्थान प्रत्येक वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, तो 3 स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा, किस से भी 3 स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, जब सदस्यों की संख्या एसटी, एससी, ओबीसी की सदस्यों की संख्या 1/4 या 1/4 से अधिक हो, या 50% से कम हो, तो ऐसी स्थिति में एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी की जो स्थान होंगे आरक्षण के लिए, वो 3 स्थान हो जाएंगे। और 3 स्थान, ठीक है, किसके लिए, इन सभी के लिए 1-1 स्थान, इन सभी के लिए क्या है भाई साहब, 1-1 स्थान रखे जाएंगे। ठीक है, एक इसके लिए होगा, तो एक इसके लिए होगा, एक इसके लिए होगा। ठीक है, तो बात क्लियर है, बात क्लियर है, दूसरा पॉइंट क्लियर है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट हम लेके आते हैं। तीसरा नंबर ये है आपका, तीसरा नंबर थर्ड, जिसमें अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, फिर वही बातें, तीनों के आरक्षण की बातें चल रही। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सदस्यों की संख्या, सदस्यों की कुल संख्या के 1/4 से कम हो, 1 स्थान ऐसी जातियां, जनजाति की रखी जाएगी। ठीक है, जो आरक्षण जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए मैं इस बात को फिर से मैं
अच्छे से समझाता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि 1/4 से क्या हो, कम हो, किसकी संख्या भाई, SC ST OBC, ST SC OBC की संख्या क्या हो, 1/4 से यदि क्या होता है, कम होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में भाई साहब याद रखेंगे, ऐसी स्थिति में क्या एक स्थान आरक्षित रहेगा, एक स्थान क्या होगा, आरक्षित रहेगा, आरक्षित रहेगा, क्या होगा, एक स्थान आरक्षित रहेगा। किस स्थिति में, जब 1/4 से कम हो। इसके पहले हमने देखी 1/4 से यदि अधिक होता है या 50% से कम होता है तो 3 स्थान रखे जाएंगे और 3 स्थान तीनों को दिया जाएगा, ST SC OBC को। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है, यदि मान के चलिए कि ST SC OBC की जनसंख्या या उनके सदस्यों की संख्या वहां पर 1/4 से कम हो, तब की स्थिति में एक स्थान रखी जाएगी आरक्षण, एक स्थान आरक्षित रहेगी। और एक स्थान किसको मिलेगा, एक स्थान भाई तीन प्रकार के यहाँ पर समूह हैं, 3 प्रकार के यहाँ जाति जनजाति है, ST SC OBC, तो एक आरक्षण रखेंगे तो किसको रखेंगे, ST को मिलेगा कि SC को मिलेगा कि OBC को मिलेगा। तो ये क्या कहा गया है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी एक स्थान वही मिलेगा, उसी को, ठीक है, उसी को प्राप्त होगा, उसी को क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है, जिसकी जनसंख्या, ठीक है, जिसकी जनसंख्या क्या हो, अधिक हो, अधिक हो, ठीक है। तो मान के चलिए यदि कहें कि SC है, ST है, OBC है, ठीक है, एक फॉर द एग्जाम्पल अगर हम समझे कि ST SC OBC है, अगर SC की संख्या, ठीक है, मान के चलिए 20 है, ठीक है, कुछ भी रेंडमली हम लेते हैं, इसकी संख्या 40 है और इसकी संख्या जो है 35 है, ऐसे कुछ हम रेंडमली लेते हैं, कुछ भी हमने ले लिया रेंडमली, ठीक है। तो इसकी किसकी संख्या ज़्यादा है भाई, किसकी संख्या ज़्यादा है, ST की संख्या। तो जिसकी संख्या यदि ज़्यादा है उसको क्या मिलेगा, जो एक सीट हमने कहा है, जो एक सीट हमने कहा है कि एक स्थान आरक्षित रहेगा, किसके लिए रहेगा, कि जिसकी जनसंख्या उस सदस्य में उस स्थान पर ज़्यादा है। क्लियर है बातें। और वहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इसको अगर शुरू से पढ़ें, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की संख्या कुल संख्या की यदि 1/4 से कम हो, ठीक है, 1/4 से कम हो तो एक स्थान रखी जाएगी। कितने स्थान रखी जाएंगे, एक स्थान ऐसी जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेगा जिसके सदस्य सोसाइटी में अधिक संख्या में हो। यही कहा गया है, जिसकी जनसंख्या सोसाइटी में क्या हो, अधिक हो, उसको वो प्राप्त होगा। क्लियर है मेरी बातें आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है। चौथा पॉइंट, ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थान की संख्या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में उसी अनुपात में यथावत निकल होगी क्योंकि सोसाइटी के कुछ सदस्य के साथ हो। ठीक है, चौथा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक है, यदि क्या हो, अनुसूचित क्षेत्र हो, अनुसूचित क्या हो, क्षेत्र हो, ठीक है, तो हम जानते हैं लगभग 85 अनुसूचित क्षेत्र है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 85 अनुसूचित क्षेत्र है और 85 अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक है, वो जो आरक्षण जिसको मिलेगा, आरक्षण किसको मिलेगा भाई, आरक्षण किसको मिलेगा, अनुसूचित जनजाति को, ठीक है, किसको को, अनुसूचित जनजाति को, एसटी वर्ग को मिलेगा। ठीक है, किसको मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति को मिलेगा। जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर आरक्षण किसको मिलेगा, अनुसूचित जनजाति को मिलेगा। ठीक है, और आरक्षण का जो आधार होगा, आरक्षण का आधार होगा वो क्या होगा भाई साहब, आरक्षण का आधार होगा जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के क्या है, अनुपात में क्या होगा, आरक्षण दिया जाएगा। मैं चौथा पॉइंट फिर से क्लियर करना चाहूंगा। मैंने क्या कहा, यदि मान के चलिए कोई सोसाइटी अनुसूचित क्षेत्र में है और अनुसूचित क्षेत्र में वहां पर यदि क्या होगा, रिजर्वेशन देना है, तो रिजर्वेशन सिर्फ
किसको मिलेगा? अनुसूचित जनजाति के वर्ग को मिलेगा, कहने का मतलब एसटी वालों को मिलेगा। और इनका आधार क्या होगा कि जितनी वहां पर जनसंख्या है, ठीक है, कि जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दिया जाएगा, जितनी जनसंख्या है उतना उनको आरक्षण दिया जाएगा किस क्षेत्र में? अनुसूचित क्षेत्र। तो यहाँ पर एसटी को ही मिलेगा, ओबीसी और एससी को यहाँ पर नहीं मिलेगा, किस क्षेत्र में? अनुसूचित क्षेत्र में। तो ये 4 पॉइंट आरक्षण से संबंधित है, ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं चारों पॉइंट को, ठीक है, 2 मिनट लगेगा। सॉरी, चलिए मैं फिर से एक बार इस चीज़ को क्लियर करता हूं। मैंने क्या कहा? प्राथमिक सोसाइटी की दशा में हमने आरक्षण की बात की गई कि एसटी, एससी, ओबीसी को उसके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलेगा, ये पहले कह चुका। तो प्राथमिक सोसाइटी की दशा में आरक्षण किस प्रकार से मिलेगा? तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि यदि उस सोसाइटी में सदस्यों की संख्या यदि 50% या 50% से अधिक है, किसकी जनसंख्या? एसटी, एससी, ओबीसी की जनसंख्या 50% और या 50% से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जो आरक्षण मिलेगा 50% स्थानों पर वो आरक्षण लेगी। क्लियर है बातें? दूसरा बात, यदि उनकी जनसंख्या 1/4 या 1/4 से अधिक होती है या 50% से कम होती है, तब की स्थिति में एसटी, एससी, ओबीसी को जो स्थान मिलेगा, जो आरक्षण मिलेगा, वो 3 स्थानों पर आरक्षण दिया जाएगा और प्रत्येक वर्ग को प्रत्येक स्थान प्रदान की जाएगी। 3 स्थान है तो एक एसटी को, एक एससी को, एक ओबीसी को। क्लियर है दूसरी बातें? ठीक है, चलिए वहीं पर यदि हम बात करें तीसरी बातें, तो क्या कहा गया है कि 1/4 से यदि कम होते हैं वहाँ सोसाइटी में सदस्यों की संख्या, किसके सदस्यों की संख्या? एसटी, एससी, ओबीसी के सदस्यों की संख्या यदि 1/4 से कम रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक स्थान पर ही आरक्षण मिलेगा। लेकिन एक स्थान पर आरक्षण किसको मिलेगा? क्योंकि यहाँ 3 टाइप के वर्ग है, एसटी, एससी, ओबीसी, एक किसी एक को मिलना है, तो उसके लिए भी ये क्या है? उसके लिए भी ये क्या है? चीज़ें हैं कि उसी को मिलेगा जिसकी जनसंख्या क्या हो? अधिक हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एससी का अगर 20 है जनसंख्या, एसटी का अगर 40 है, ओबीसी का 35 है, तो किसकी जनसंख्या अधिक है? एसटी का, तो एसटी को यहाँ पर आरक्षण मिलेगा एक स्थान पर। चौथा और अंतिम पॉइंट में मैंने क्या कहा कि यदि अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण मिलना है, तो आरक्षण किसको मिलेगा भाई? सिर्फ एसटी वर्ग को, अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलेगा। और इसका आधार क्या होगा कि वही आधार रहेगा जो नियम में कहा गया है। नियम में क्या कहा गया है कि जनसंख्या के आधार में उनको, जनसंख्या के अनुपात में उनको क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। तो अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ एसटी को आरक्षण प्राप्त रहेगा। क्लियर है? चारों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। हो गए क्लियर? चलिए ठीक है। अब बात करते हैं ख, केंद्रीय सोसाइटी और शीर्ष सोसाइटी की दशा में। पहले हमने प्राथमिक सोसाइटी की दशा में आरक्षण की बातें की, ठीक है। अब कहा गया है कि केंद्रीय सोसाइटी और शीर्ष सोसाइटी की दशा में। तो मैंने क्या कहा भाई? हायरार्की में आप जानते हैं, हायरार्की इसका जानते हैं, त्रिस्तरीय संरचना होती है, ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना होती है। एक होता है शीर्ष सोसाइटी, बार बार इस चीज को मैं बता चुका हूं। केंद्रीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, और आपके होते हैं प्राथमिक सोसाइटी, प्राथमिक सोसाइटी, ठीक है। आपके जो है किसमें? राज्य में आपका केंद्रीय सोसाइटी होगा, जिले में आपका क्या होगा? आपका राज्य में आपका शीर्ष सोसाइटी, जिले में केंद्रीय सोसाइटी, और ग्रामीण क्षेत्र में आपका क्या होगा? प्राथमिक सोसाइटी होगा। इस प्रकार से हायरार्की देखने को मिलती है, ठीक है। उसी को हम प्राथमिक सोसाइटी के बारे में हमने बात कर चुके हैं,
ठीक है, किसकी, प्राथमिक सोसाइटी के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो बातें उठ के आती है वो किसके लिए है कि शिशु सोसाइटी और क्या है, केंद्रीय सोसाइटी के लिए, ठीक है, बातें हैं। चलिए, तो ऐसी केंद्रीय सोसाइटी या शिशु सोसाइटी, पूरा पढ़ने दीजिए फिर हम बात करेंगे। या ऐसे वर्ग के केंद्रीय या शिशु सोसाइटी की समिति में राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार ऐसे शिशु या केंद्रीय सोसाइटी के संबंध प्राथमिक सोसाइटी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की उतनी संख्या में स्थान आरक्षित की जाएगी जो क्या है, निर्देश किया जाएगा। चलिए इस चीज को समझते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा, ये कौन सा नंबर है भाई साहब, ये किसकी दशा में, शिशु सोसाइटी और प्राथमिक सोसाइटी, सॉरी, इसको समझते हैं क्या है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, शिशु सोसाइटी एवं, ठीक है, केंद्रीय सोसाइटी की दशा में, केंद्रीय सोसाइटी की दशा में क्या है, आरक्षण। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैं लिख रहा हूं। अब जैसे कि मैंने क्या कहा, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा, यदि हम हायरार्की देखें तो पहले से मैं बता चुका हूं, शिशु सोसाइटी होगा, केंद्रीय सोसाइटी होगी, इसको बार बार लिखना पड़ रहा है, केंद्रीय सोसाइटी होगी, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए भाई साहब, प्राथमिक सोसाइटी होगी, प्राथमिक सोसाइटी, ठीक है। और ये आप जानते हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये राज्य में होगा, ये जिले में होगा और ये ग्रामीण क्षेत्र में होगा। किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमने देख चुके हैं, हम जानते हैं कि जो प्राथमिक सोसाइटी हो, जो केंद्रीय सोसाइटी होगी, क्या होगा, केंद्रीय सोसाइटी होगी। केंद्रीय सोसाइटी के क्या होते हैं, लगभग 5 प्राथमिक सोसाइटी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, प्राथमिक सोसाइटी हो सकते हैं। क्या है, प्राथमिक सोसाइटी होते हैं कि नहीं भाई? भाई केंद्रीय सोसाइटी है, केंद्रीय सोसाइटी के सदस्य सोसाइटी जो होते हैं वो प्राथमिक सोसाइटी होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए क्या कहा गया है, अब इसमें आरक्षण कहाँ पर चाहिए, हमें आरक्षण इस स्थान पर चाहिए। किस स्थान पर इस पर आरक्षण तो हम देख चुके पहले से, अब आरक्षण इस पर और या इस पर चाहिए। यदि यहाँ पर आरक्षण की हम बातें करते हैं, ठीक है, आरक्षण की बातें करते हैं, तो आरक्षण किस आधार पे होगा, इन यहाँ की जनसंख्या के आधार पर होगा। समझ गए, गहरी बातें हैं, जनसंख्या के आधार पर होगा। किसकी जनसंख्या के आधार पर, प्राथमिक सोसाइटी की जनसंख्या के आधार पर। मान के चलिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, 5 प्राथमिक सोसाइटी है, ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या 100 है, इसमें 150 है, इसमें 400 है, इसमें 200 है, इसमें 300 है, जैसे मैंने, ठीक है, कोई रैंडमली एग्जांपल दिया। ऐसे प्राथमिक सोसाइटी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 150, 200, 300, 400, 500, जितना भी है, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या है, ये इसके सदस्य सोसाइटी है, भाई जाहिर सी बात है, क्या है, सदस्य सोसाइटी है। तो यहाँ पर यदि आरक्षण मिलेगा, कहाँ पर, इस केंद्रीय सोसाइटी में आरक्षण मिलेगा, तो कैसे मिलेगा कि प्राथमिक सोसाइटी में जितनी जो जनसंख्या होगी, प्राथमिक सोसाइटी में एसटी, एससी, ओबीसी की जितनी जो भी जनसंख्या होगी, उसके आधार पर तय किया जाएगा कि इस जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर आरक्षण कितनी होगी। जितनी जनसंख्या होगी इस सभी को मिला के,
किसको? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। यदि मान के चलिए 5 प्राथमिक सोसाइटी है तो पांचों प्राथमिक सोसाइटी के सदस्यों को मिला देंगे और मिला के उनका अनुपात निकालेंगे जनसंख्या का। तो जितना अनुपात निकलेगा, ठीक है, उतना आरक्षण उस केंद्रीय सोसाइटी को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है केंद्रीय सोसाइटी के सदस्य ही जो सदस्य सोसाइटी वो प्राथमिक सोसाइटी हो, तो प्राथमिक सोसाइटी के सदस्य ही मिलकर क्या बनाते हैं? केंद्रीय सोसाइटी बनाते हैं। वही तो बनाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसी प्रकार की बातें हैं। अब इसको एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फिर पुनः अगर पढ़ते हैं तो आपको फिर से अच्छे से समझ आएगा। ये बातें क्या होगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। एक बार फिर हम पढ़ते हैं, इसको एक बार पुनः पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कहा गया है, अब देखते हैं। देखिए, ऐसी केंद्रीय या शीर्ष सोसाइटी या ऐसे वर्ग की केंद्रीय या शीर्ष सोसाइटी की दशा में कौन? राज्य सरकार। अब ये भी बात आ गई कि राज्य सरकार कौन तय करेगा? ऐसे आरक्षण को कौन तय करेगा? राज्य सरकार तय करेगी। तय कौन करेगा भाई? राज्य सरकार करेगी। ये भी याद रखेंगे, राज्य क्या है? सरकार करेगी। ऐसे आरक्षण को यहाँ तय क्या कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार ये देखेगा कि ऐसी केंद्रीय शीर्ष या केंद्रीय सोसाइटी में संबंध, यहाँ पर लाइन लिखी गई है, केंद्रीय सोसाइटी या शीर्ष सोसाइटी में संबंध जो प्राथमिक सोसाइटी होंगे भाई साहब, प्राथमिक सोसाइटी में जो अनुसूचित जाति या बोल सकते हैं एससी, अनुसूचित जनजाति, या बोल सकते हैं एसटी, या अन्य पिछड़ा वर्ग, बोल सकते हैं ओबीसी के कुल वर्गों की कुल संख्या के ध्यान में रखते हुए साधारण या विशेष आदेश से, किसके? साधारण आदेश या विशेष आदेश से निर्देश करे कि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ के सदस्यों के लिए उतनी संख्या में स्थान आरक्षित रखे जाएंगे जो आदेश में निर्दिष्ट किया गया है। तो क्या कहा गया है? जो प्राथमिक सोसाइटी होगी भाई साहब, ठीक है, तो प्राथमिक सोसाइटी में जो अनुसूचित जनजाति होगी, जाति होगी, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उतनी किसकी संख्या, ठीक है, उसकी संख्या कितनी है, उसके आधार पर साधारण आदेश या विशेष आदेश के द्वारा राज्य सरकार केंद्रीय सोसाइटी में आरक्षण प्रदान करेगा, जो कि मैंने ये समझाया। क्लियर है बातें? क्लियर है चीज? ठीक है, तो केंद्रीय सोसाइटी या शीर्ष सोसाइटी में आरक्षण कैसे मिलेगा कि उसके नीचे जो प्राथमिक सोसाइटी होंगी, उस प्राथमिक सोसाइटी में जनसंख्या एसटी, एससी, ओबीसी की कितनी है, सबको मिला देंगे और मिला के ये बताएंगे कि भाई इतनी है, तो वो केंद्रीय सोसाइटी में उतने जनसंख्या मिलेगी। ये तय कौन करेगा? ये राज्य सरकार तय करेगी और साधारण या विशेष आदेश के द्वारा ये तय करेगी। मेरी बातें आपको क्लियर हो रही है? चीज़ें क्लियर हो रही है? चलिए, परंतु देखिए फिर से आ गया किंतु परंतु, जहाँ से मैंने बोला किंतु परंतु आएगा तो कुछ अलग बातें होंगी। परंतु इस प्रकार के आरक्षित स्थानों की संख्या सदस्यों के प्रत्येक वर्ग के लिए 2 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, परंतु यदि ये कहा गया है, ठीक है, ये तो आरक्षण मिलेगा, ठीक है, परंतु क्या कहा गया है? परंतु किंतु क्या कहा गया है? नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। परंतु किंतु क्या कहा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, सबके लिए कितने, ठीक है, 2 स्थान से अधिक नहीं होगा। इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, ठीक है, सबके लिए क्या होगा भाई साहब? 2 स्थान ही, उससे ज़्यादा, ठीक है, से अधिक नहीं होगा, से अधिक नहीं होगा, नहीं होगा, ये कहा गया है, यही कहा गया है ना। ठीक है, कि परंतु, ठीक है, इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या सदस्यों के प्रत्येक वर्ग के लिए 2 से अधिक स्थान की नहीं होगी। ठीक है, हालांकि हम तो जानते हैं, हमने क्या कहा कि जो प्राथमिक सोसाइटी है वहाँ की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, केंद्रीय सोसाइटी में उनको क्या दिया जाएगा? केंद्रीय सोसाइटी में आरक्षण प्रदान की जाएगी। लेकिन ये भी कहा गया है परंतु कि एसटी, एससी, ओबीसी की जनसंख्या
प्रत्येक वर्ग के लिए, एसटी के लिए चाहे ओबीसी के लिए चाहे एसटी एससी के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए जनसंख्या 2 से अधिक नहीं होगी। सबको 2 एसटी के लिए 2, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, उससे अधिक नहीं होगी, ये भी कहा गया है। क्लियर है बातें? चलिए परंतु ये भी चीज याद रखिए, परंतु यह एक और भी संसाधन प्रवर्ग, ठीक है, कि प्रत्येक केंद्रीय सोसाइटी, देखिए संसाधन सोसाइटी की बात की गई है, ठीक है, क्या है? संसाधन सोसाइटी। और ऐसे सोसाइटी क्या कहलाते, कौन से संसाधन सोसाइटी कहलाते हैं? भाई जो संसाधन क्या करे, दे, लोगों को संसाधन दे। संसाधन कहने का मतलब जैसे ग्राम में देखते हैं, ग्रामीण में क्षेत्र में देखते हैं लोगों को बीज मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक, किसानों को बीज मिलता है, खाद मिलता है, उर्वरक मिलता है, ठीक है, कुछ भी उस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, संसाधन, ठीक है, किसी भी प्रकार का संसाधन वो अगर देते हैं तो ऐसी सोसाइटी क्या कहलाएगी? संसाधन सोसाइटी कहलाएगी। तो संसाधन सोसाइटी के अंतर्गत क्या कहा गया, परंतु यह भी याद रखें, संसाधन वर्ग की प्रत्येक केंद्रीय सोसाइटी की समिति में कम से कम एक एक स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा, ठीक है। तो याद रखिए संसाधन वर्ग की सोसाइटी में एक एक व्यक्ति, एसटी एससी ओबीसी के एक एक व्यक्ति रहेंगे, ठीक है। संसाधन सोसाइटी जो संसाधन केंद्रीय और प्राथमिक सोसाइटी, सॉरी केंद्रीय और सी सोसाइटी के अंदर, तो समझ गए। संसाधन सोसाइटी जब भी बात करेंगे तो एक एक स्थान बरकरार रहेगा। क्लियर है? चलिए चलिए इस चीज को हम पढ़ते हैं फिर से। ग क्या बोल रहे हैं? किसी सोसाइटी द्वारा अपेक्षित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने में, ठीक है, सदस्यों के निर्वाचन करने में असफल रहते हैं। खंड का और ख की विधि संख्या में कम संख्या में सदस्यों के निर्वाचन करने की दशा में समिति के सदस्य अपेक्षित संख्या में सदस्यों का संयोजन ऐसी सोसाइटी के उन सदस्यों में से करेंगे। ऐसे प्रतिनिधित्व के पात्र होगा। समिति द्वारा ऐसी करने में असफल रहने की दशा में रजिस्ट्रार अपेक्षित संख्या में सदस्यों का नाम निर्देशित ऐसे सोसाइटी के उन सदस्यों करेगी जो प्रतिनिधित्व के लिए पात्र होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सारी बातों का कि यदि सोसाइटी ऐसी कोई जो है निर्वाचन करने में असफल हो जाता है, ठीक है, उस सदस्यों के जनसंख्या के अनुसार निर्वाचन करने में असफल हो जाता है, तो क्या होगा? रजिस्ट्रार को ये क्या होगा? हक होगा कि वो क्या करेगा? नाम निर्देशित करेगा, भाई साहब कि इस या असफल हो गए तो हम चाहते हैं कि इसको रख लीजिए। तो रजिस्ट्रार को क्या होगा भाई साहब? रजिस्ट्रार को, इसमें लिखा है सफल होने की स्थिति में रजिस्ट्रार क्या करेगा? अपेक्षित संख्या में सदस्यों का नाम निर्देशित करेगा। ऐसी सोसाइटी उन सदस्यों में करेगी जो प्रतिनिधित्व के लिए क्या होगा? पात्र होगा। क्लियर है बातें? चलिए इसमें ये याद रखिए, ये क्या है? थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे दे दिया है ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। कुछ चीज़ें ऊपर हैं नीचे हैं जैसा कि है, ठीक है। फिर भी से हम पढ़ते हैं, जो भी है इधर आएगा तो हम देख लेंगे। पद, एक पद इस स्त्री सदस्य द्वारा धारित किया जाएगा, एक पद स्त्री सदस्य होगा। ये किसके लिए कहा गया पता नहीं, क्योंकि इसमें ये शायद मध्य प्रदेश अधिनियम के उसके लिए किया गया है, जो भी है इसमें तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ फट से जैसी देखें ये 1 नंबर दिखा दिया है, ठीक है। चलिए जैसा भी है, चलिए ये चीजें याद रखें। परंतु अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में संचालित जो नागरिक सहकारी बैंक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नागरिक सहकारी बैंक या नगरीय सहकारी साख सोसाइटी या बचत सोसाइटी से भिन्न ऐसी कोई संसाधन सोसाइटी की दशा में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल
अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग के लिए क्या रहेगा, आरक्षित रहेगा। एक्चुअली हमने क्या किया है बताएं, ये 54 कैसे आ गया भाई, ये कौन सा नंबर है, 51, अरे यार इसीलिए लगा इधर का उधर हो गया, ये 51 है पेज नंबर, ये 54 आ गया, ये 53 आ गया, तभी तो बोलूँ ये 52 आ गया, 52 है, इसके बाद ये आएगा 53, ठीक है, उसके बाद ये 54 आएगा। चलिए पेजेस इधर उधर है, जो भी है चलिए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बात होती है, देखिए ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अनुसूचित जाति किसको कहेंगे, अनुसूचित जनजाति किसको करेंगे, तो अनुसूचित जाति कहने का मतलब भारतीय संविधान में 341 के अनुच्छेद में ये जो है परिभाषित की गई है। अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 342 में क्या की गई है, कहा गया है या परिभाषित की गई है, तो वो अनुसूचित जाति जनजाति होंगे, ये अब जानते हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या गया, ऐसे उपभोक्ता सोसाइटी में एक सदस्य या सभापति और एक उपाध्यक्ष या उपसभापति होंगे, जिसमें से एक महिला होगी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए ठीक है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, जब से जो गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुआ है डिस्टरबेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं होता ही है, फिर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा इस पर नेगलेक्ट करिए इसको, ठीक है। आवाज़ साउंड आ रहा होगा बैकग्राउंड, चलिए तो मैं ज़ोर से चिल्ला के बोलने की कोशिश करूँगा। देखिए उपभोक्ता सोसाइटी में क्या कहा गया, उपभोक्ता सोसाइटी में एक सदस्य या सभापति या एक उपाध्यक्ष या उपसभापति होगा, जिसमें से एक महिला होगी, याद रखेंगे, एक सदस्य या सभापति होंगे और एक उपाध्यक्ष या उपसभापति होंगे, जिसमें क्या होगा, एक महिला होगी, ये याद रखेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी केंद्रीय बैंक में व्यक्तित्व सदस्य हैं, केंद्रीय सोसाइटी से सोसाइटी में कोई भी निर्देश धारण पद नहीं करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति जो केंद्रीय सोसाइटी में, ठीक है, सदस्य है, ठीक है, केंद्रीय व्यक्तित्व सदस्य है, ठीक है, जिसको क्या किया गया, व्यक्तित्व सदस्य क्या कहना है, मतलब जिसको बुलाया गया है, जिसको जो है, देखिए दो प्रकार के होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं, रखते हैं, ठीक है, नामिनित होते हैं, क्या बोलते हैं, नॉमिनित होते हैं। जो नॉमिनित होते हैं ऐसे सदस्य केंद्रीय सोसाइटी के क्या नहीं हो सकते, पद धारण नहीं कर सकते हैं, याद रखेंगे, ये कहा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कौन से नंबर है भाई, ये 52 है के बाद 53 कहाँ गया, 54, ठीक है। चलिए 6 हो गए, अब बढ़ते हैं हमारे क्या है 7वें नंबर पर। क्या लिखा है हम देखते हैं, क्या लिखा है भाई साहब, ये पढ़िए जरा और समझिए। 7वां, सदस्य जो बिना किसी उचित कारण के लगातार 3 सभाओं में जानबूझकर अपने आप को अनुपस्थित रखता है और जो
उनको सुनवाई का, ठीक है, और जो उनको सुनवाई का युक्त अवसर देने के पश्चात प्रमाणित हो जाता है, हो गया कि बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने में परिवित हो जाएगा, पर्यावरण लाभ वंचित की जाएगी। देखिए इसका कहने का, 7वीं का कहने का मतलब ये है कि जो सदस्य, ठीक है, जो बोर्ड के सदस्य है वो यदि, ठीक है, सभा हो रहा है, समिति बैठ रही है, बैठक बुलाई जा रही है, तो लगातार यदि 3 बैठक में वो क्या होते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, रहते ही नहीं है, अनुपस्थित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में उन लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, कि लगातार 3 सभाओं में या बोर्ड के 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर। ठीक है, चलिए और क्या है, खा देखते हैं, 7 का खा। किसी सहकारी सोसाइटी में कोई भी सदस्य बोर्ड के सदस्य के रूप में प्रत्ययुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित के लिए आहित नहीं होगा। ठीक है, और न ही ऐसे सहकारी सोसाइटी के प्रत्ययुक्त प्रतिनिधि की बोर्ड के किसी निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा, जब तक कि ऐसी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी की दी जाने वाली सेवाएं के न्यूनतम स्तर, जैसे कि रजिस्ट्रार द्वारा तय प्रकार की सोसाइटी के लिए संबंध में समय समय पर विहित किया जाए, उपभोक्ता नहीं की गई हो। क्या नहीं की गई हो? उपभोक्ता नहीं की गई है। देखिए सहकारी सोसाइटी की यदि हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि कोई भी सहकारी सोसाइटी है और सहकारी सोसाइटी है, ठीक है, और इसके जो सदस्य हैं, मान के चलिए इसके जो सदस्य है और सदस्यों ने क्या किया है, कोई लाभ नहीं लिया है। क्या है? कोई लाभ नहीं लिया है। ठीक है, कोई लाभ नहीं लिया है कहने का मतलब उस सदस्य ने उस सोसाइटी से कोई लोन नहीं लिया है। ठीक है, कोई लाभ नहीं लिया है। इसमें नीचे आप देखेंगे तो कहा गया है ऋण नहीं लिया है, लोन नहीं लिया है। ठीक है, आप नीचे हम जाएंगे तो ये लाभ या ऋण की बातें जब कही गई है तो इसमें स्पष्ट कहा गया है। ठीक है, यदि हम बात करें, ठीक है, स्पष्टीकरण, देखिए स्पष्टीकरण, उधार ना लेने वाला सदस्य होगा जिससे किसी बैंक या किसी सोसाइटी से वह सदस्य कभी उधार ना लिया होगा। ठीक है, ऐसे सोसाइटी को हम, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, लाभ नहीं लिया होगा, तो यही कहा गया है। तो देखिए कोई व्यक्ति अगर लाभ नहीं लिया होगा कहने का मतलब कोई लोन नहीं लिया होगा, ठीक है, ऐसे लाभ प्राप्त नहीं किया होगा सोसाइटी से, तो ऐसे सदस्य को जो बोर्ड में हो रहे चुनाव, ठीक है, बोर्ड में जब चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, उसमें मत देने का, ठीक है, मत देने का अधिकार नहीं होगा। क्या? चुनाव लड़ने, मत देने, जो भी करने या प्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति हो, कोई सदस्य हो जो लोन नहीं लिया है, जो लाभ प्राप्त नहीं किया है, उसको चुनाव में वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं होगा, ये कहा गया है। इसको फिर से अगर पुनः पढ़ते हैं तो क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है कि किसी सहकारी सोसाइटी में कोई भी सदस्य बोर्ड के सदस्य के रूप में अगर प्रत्ययुक्त है, प्रत्ययुक्त वही कहा मैंने, ठीक है, नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, बुलाया गया है, प्रतिनिधित्व के रूप में निर्वाचन के लिए अहर्त नहीं होगा। ठीक है, और न ही ऐसे सहकारी सोसाइटी प्रत्येक प्रतिनिधि के बोर्ड के निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा जब तक कि वह सहकारी सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं के न्यूनतम स्तर, जैसे रजिस्ट्रार द्वारा सभी प्रकार के सोसाइटी के संबंध में समय पर विदेश किया गया, उपभोग किया नहीं होगा, लोन नहीं लिया होगा, कोई उपभोग किया नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को न प्रत्युक्त किया जाएगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को न प्रत्युक्त किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को न प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित की जाएगी, ऐसे व्यक्ति को न किसी चुनाव में वोट देने का अधिकार है। ये तीनों बातें हैं। ठीक है, क्या है? ये तीनों बातें हैं, ये याद रखेंगे। अब 8वां हम देखते हैं, इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गए नियम या सहकारी सोसाइटी की विधियों में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए भाई? जैसे कि मैंने कहा 21 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो मैंने तो इस शुरू में बता दिया भाई साहब, मैंने तो स्टार्टिंग में बता दिया बोर्ड के जो सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए, मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है, कहाँ बताया था भाई, कहाँ बताया था? ये देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि जो बोर्ड होंगे, बोर्ड के सदस्य 21 होंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है,
लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति में ये भी आप याद रखिए, लेकिन अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति में ये भी मैं लिखना भूल गया है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की स्थिति में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में फिलहाल सदस्यों की संख्या कितनी है, 11 है, ये याद रखेंगे। 21 कहा गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सदस्यों की कुल संख्या भी 11 है, ये याद रखेंगे, ठीक है। परंतु इस धारा के उपधारा 9 के उपबंधों के अधीन नियुक्त सहयोजित विशेषज्ञ सदस्य एवं पदेन सदस्य धारा 52 के उपबंधों के अधीन शासकीय नौमित और कर्मचारी बोर्ड के 21 सदस्यों की गणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए जो भी है। अब क्या है, अब इसमें और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इधर कोई नहीं है। चलिए, तो ये नंबर कौन सा है, 54। 54 के बाद हम चलते हैं ये 55। चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे 48 का 48 का हम देखेंगे, बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 2 मिनट का ब्रेक है। 48 पूरा हम पढ़ चुके हैं, अब 48 का हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए समय है, 2 मिनट का ब्रेक है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, फिर हम कंटिन्यू करें। तब तक आप ये 48 का को आप पढ़िए, समझिए, ठीक है, और ध्यान से पढ़िए।
चलिए, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सीजी कॉम्पिटिटर्स का यूट्यूब चैनल। चलिए, 48 का आपने पढ़ लिए, जाहिर सी बात है पढ़ लिए होंगे भाई। चलिए, क्या लिखा है? विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए निहरताएं। ठीक है, निहरताएं का मतलब क्या होता है भाई? अयोग्यता से है। ठीक है, क्या है इसका मतलब? अयोग्य। तो अयोग्य, अहर्ता का मतलब होता है योग्यता और इसका मतलब होता है अयोग्यता। तो कौन, किस प्रकार के व्यक्ति या किस प्रकार के जो सदस्य होंगे वो अयोग्य होंगे, किसी पद धारण करने या किसी भी प्रकार के अयोग्य होंगे। ठीक है, उसकी बातें हम करेंगे। चलिए, तो क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटी या एक से अधिक केंद्रीय सोसाइटी तथा एक से अधिक प्राथमिक सोसाइटी की विनिर्दिष्ट पद पर धारण नहीं करेगा, परंतु इस उपधारक उपबंध में एक ही वर्गीकरण वाली सोसाइटी पर लागू होंगे। ठीक है, देखिए इस कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति होगा। ठीक है, और जैसे हायरार्की तो हम जानते ही हैं, पहले से हम जानते ही हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? 48 का है कि खा है भाई? का है। 48 का की बात कर रहे हैं। और 48 का में क्या कहा गया है? कोई शीर्ष सोसाइटी है, कोई केंद्रीय सोसाइटी है और कोई या फिर कोई प्राथमिक सोसाइटी है। ऐसे स्थिति में या फिर शीर्ष सोसाइटी या प्राथमिक या केंद्रीय सोसाइटी में अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति क्या करेगा भाई? ये एक व्यक्ति केवल एक स्थान पर अपना पद क्या होगा? धारण करेगा। किसने स्थान पर भाई? एक स्थान पर अपना क्या करेगा? पद धारण करेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातें कि भाई साहब एक समय में एक ही स्थान पर पद धारण कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय सोसाइटी का होगा या जो है शीर्ष का या प्राथमिक, किसी भी सोसाइटी के। ठीक है, एक व्यक्ति जो है एक पद पर ही धारण करेगा, डबल पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए यदि कोई व्यक्ति जो शीर्ष सोसाइटी, एक केंद्रीय सोसाइटी तथा एक प्राथमिक सोसाइटी में कोई विनिर्दिष्ट पद पर धारण कर रहा है, किसी अन्य सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी ऐसे विनिर्दिष्ट पद के निर्वाचन या नियुक्त हो जाता है जो वह लिखित पत्र द्वारा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और रजिस्ट्रार को संबोधित होगा, किसी विनिर्दिष्ट पद पर अपने निर्वाचन या नियुक्त हो जाने की तारीख से कितने एक माह के कालावधि के भीतर यथास्थिति ऐसे शीर्ष सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी के सिवा ऐसी अन्य शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, प्राथमिक सोसाइटी से त्यागपत्र दी जाएगी। ठीक है, ये लंबा चौड़ा जो भाषण बोला है इसका तात्पर्य क्या है मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये पहला, ये दूसरे नंबर की बातें क्या की गई है भाई साहब? क्या की गई है? उनके पास 3 ऑप्शन है कि शीर्ष होगा या केंद्रीय होगा या प्राथमिक होगा। ठीक है, अब मान के चलिए कोई व्यक्ति ने क्या किया, कोई एक व्यक्ति है और वो एक व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ के भी सदस्य बन गए, मतलब यहाँ के भी पद, सदस्य कहने पहले से तो है ही, चुनाव में यहाँ के भी पद धारण कर ली, यहाँ के भी पद धारण कर ली, यहाँ के भी पद धारण कर लिए। समझेगा मेरी बातों को। शीर्ष सोसाइटी का पद भी धारण कर लिए, केंद्रीय सोसाइटी का पद धारण कर लिए, प्राथमिक सोसाइटी का पद, तीनों चुनाव में वो जीत गया। ठीक है, तीनों चुनाव में वो जीत गया। अब तब की स्थिति क्या होगी? तब की स्थिति में क्या होगी कि पहले तो हमने कहा, पहले से मैंने बता दिया कि कोई भी व्यक्ति क्या होगा। ठीक है, पहला ही नंबर में क्या कर दिया, कोई भी व्यक्ति एक ही स्थान पर रह सकता है। ठीक है, किसके स्थान पर? सिर्फ एक ही स्थान पर रह सकता है, 2-3 स्थान पर नहीं रह सकता। तो उसको एक स्थान चुनना है, कोई भी स्थान। तो कैसे चुनाएगा?
ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है, जो अंतिम में मान के चलिए अंतिम बार अगर वो प्राथमिक या शीर्ष सोसाइटी में अंतिम बार उन्होंने क्या किया है, अंतिम बार, ठीक है, किसके पद धारण की हैं, शीर्ष सोसाइटी के पद अंतिम बार उन्होंने धारण की है, ठीक है, किए हैं या किए जो भी है, तो जो प्राथमिक सोसाइटी होंगे और केंद्रीय सोसाइटी होंगे वहां से क्या होगा, पद से क्या होगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। किस पद से, केंद्रीय और प्राथमिक, क्योंकि तीनों में बन गए, लेकिन जो अंतिम बार बना है, जो अंतिम बार बना है वो रहेगा बरकरार, और पद से इस्तीफा किसको देना पड़ेगा, ठीक है, केंद्रीय सोसाइटी प्राथमिक सोसाइटी को। और पद को इस्तीफा किसको देना पड़ेगा भाई, रजिस्ट्रार को लिखित रूप में, रजिस्ट्रार को लिखित रूप में, और 1 माह के भीतर, कितने माह के भीतर, 1 माह के भीतर की पद में वो आसीन हो गए, उसके 1 माह के भीतर रजिस्ट्रार को केंद्रीय और प्राथमिक सोसाइटी से इस्तीफा लिखित रूप से देना पड़ेगा, ठीक है। शीर्ष सोसाइटी के पद बरकरार रखेंगे क्योंकि वो अंतिम समय में उन्होंने क्या किया, पद धारण किया है, यही बातें कह रहा है नंबर दूसरा। अब यदि आप शुरू से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, यदि आप शुरू से फिर से पढ़ते हैं आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति जो शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी में कोई विदेशी पद पर धारण कर रहा है, किसी अन्य सोसाइटी की या केंद्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी ऐसे विदेशी पद पर निर्वाचित या नियुक्त हो गया है, जो लिखित पत्र द्वारा उसके द्वारा हस्ताक्षरित रजिस्ट्रार को संबोधित होगा, जो किसी विदेशी पद पर अपने निर्वाचित या नियुक्त हो जाने की तारीख से कितने माह के भाई, 1 माह की कालावधि में यथास्थिति से सोसाइटी से या फिर तो वह केंद्रीय सोसाइटी से या प्राथमिक सोसाइटी से के सिवा ऐसी अन्य सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी प्राथमिक विधि से त्याग पत्र दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। तो ये बातें जो हैं उधर उधर घुमा फिरा के वहीं कही गई है, लेकिन बातें क्या की गई है, यही कहा गया है। हालांकि वो चीज़, बहुत सारी चीज़ ऐसे ऐसे लिखा है कि समझ से परे रहते हैं, ठीक है। तो यही तो अधिनियम है भाई, यही तो एक्ट है, जो भी आपको शब्दों की जो हेर फेर आपको समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर यही बातें कही गई हैं। तो पद से इस्तीफा या पद से जो है क्या कहा गया है, त्याग पत्र जो भी है, त्याग पत्र या इस्तीफा दे देंगे, ठीक है, 1 माह के भीतर रजिस्ट्रार को लिखित रूप में, ठीक है। किस स्थिति में, जब तीनों आपके पास पद हो, तो अंतिम पद जिन्होंने आपने धारण किया उसको छोड़कर पूर्व जो भी पद होगा, ठीक है, उससे आप इस्तीफा दे देंगे। क्लियर है मेरी बातें? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या कहा गया है, यदि उपधारा 2 के अधीन त्याग पत्र देने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति उस उपधारा में विधित की गई कालावधि के भीतर त्याग पत्र देने में असफल रहता है, तो ऐसी कालावधि का अवसान करने जाने संबंध भी यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति शीर्ष सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी जिसमें वह ऐसे पश्चावर्ती निर्वाचन या नियुक्त किए गए पूर्व में विशेष धारण किए गए केंद्र के सिवाय अन्य इसमें प्राथमिक पद से त्याग पत्र से, कहने का मतलब वही है जो मैंने समझा दिया, तीसरे को भी मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। क्या है, मैंने तीसरे को भी समझा दिया एक साथ, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा को भी एक साथ समझा दिया, दूसरा प्लस तीसरा, ठीक है, एक साथ मैंने बता दिया है, ठीक है। वही कहा गया है भाई साहब, मैंने कहा कि वो त्याग पत्र दे देगा, ठीक है, पहली बात है। तीसरे में ये कहा गया है कि जो त्याग पत्र देगा किस स्थिति में देगा, तीनों आपको पद धारण मिल गया, तो अंतिम पद जिन्होंने जो है, जिस समय अंतिम पद उन्होंने क्या किया है, ग्रहण किया है, उसको छोड़कर जो पहले जो पद है उससे पद धारण करेगा, ठीक है। अगर इस्तीफा नहीं देगा तो ठीक है, वो ऐसा कहलाएगा कि वो अंतिम पद है, वो दोनों पद खत्म हो गया है, ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा कहलाएगा, ठीक है। ऐसा कहा गया है 3 में। तो वही है, त्याग पत्र देने न देने की स्थिति में कोई व्यक्ति उस उपधारक विधि से कालावधि के भीतर
त्यागपत्र देने में असफल हो जाता है तो ऐसे कालावधि अवसान हो जाने उस संबंध में समझा जाएगा कि उसे यथास्थिति से या केंद्रीय सोसाइटी या पश्चावर्ती निर्देशन या नियुक्त की गई पूर्व पहले से निर्दिष्ट पद धारण किए हुआ था के सिवाय अन्य, ठीक है, ये त्याग पत्र देगा, वही कहा गया है। ठीक है, यदि वो त्याग पत्र देने से इनकार कर देता है या बोल सकते हैं इनकार नहीं मतलब असफल हो जाता है, ठीक है, असफल हो जाएगा तो क्या समझा जाएगा भाई साहब कि तीन टाइप के पद है, केंद्रीय, शीर्ष केंद्रीय और प्राथमिक। तो मान के चलिए जो शीर्ष सोसाइटी में अंतिम समय में पद धारण किए गए तो केंद्रीय और प्राथमिक से वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो जो है उससे छुटकारा मिल जाएगा, उससे वो पद छीन लिया जाएगा, ऐसा समझा जाएगा, पद से इस्तीफा दे दिया जाएगा, जो भी है। ठीक है, वही बातें हैं जो मैंने कहा घुमा फिरा के। चलिए अब बात करते हैं 48 का ख। 48 का ख, 48 का ख क्या बोल रहा है भाई साहब कि प्रतिनिधित्व एवं प्रत्ययुक्त का चुनाव करना। ठीक है, प्रतिनिधित्व या प्रत्ययुक्त की बातें, ठीक है, तो प्रत्येक सोसाइटी की बोर्ड सभापति या उपसभापति के निर्वाचन के समय ऐसे प्रतिनिधित्व को भी निर्वाचित किया जाएगा। देखिए प्रत्ययुक्त कहने का मतलब है किसी सोसाइटी के को बुला, देखिए एक होता है निर्वाचित सदस्य जो है मनोनीत सदस्य, तो वैसी टाइप की जो प्रत्ययुक्त यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या कहा गया है 48 में, क्या ख के कहा गया प्रतिनिधित्व प्रत्येक, तो प्रत्येक सोसाइटी की बोर्ड सभापति या उपसभापति के निर्वाचन के समय प्रतिनिधि का भी चुनाव करेंगे। इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम बातें करेंगे। ठीक है, बातें करेंगे। जो उसका प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करेंगे, जो उसका प्रतिनिधित्व किसमें, अन्य सोसाइटी में करेंगे, बोर्ड द्वारा ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधित्व तब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा जब तक बोर्ड की आगामी चुनाव नहीं होगी। चलिए इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, 48 खा 48 खा क्या होगा कि क्या कहा गया है, जब उपसभापति आदि का जब चुनाव होगा, ठीक है, उस चुनाव के समय उसी समय क्या किया जाएगा, प्रतिनिधि का भी चुनाव करेगा। प्रतिनिधित्व का भी क्या करेगा, चुनाव करेगा। ऐसे कहा गया है कि भाई जिस समय सभापति उपसभापति का चुनाव होगा उसी समय प्रतिनिधित्व को भी चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिनिधित्व का चुनाव मान के चलिए, मैंने क्या कहा, केंद्रीय सोसाइटी है। ठीक है, और केंद्रीय सोसाइटी के अंतर्गत, ठीक है, क्या है, प्राथमिक सोसाइटी है। प्राथमिक सोसाइटी, ये भी प्राथमिक सोसाइटी, मान के चलिए 5 प्राथमिक सोसाइटी है, ऐसा हम जानते हैं। ठीक है, क्या है, 5 प्राथमिक सोसाइटी है। अब देखिए, अब जो प्रतिनिधित्व का चुनाव होगा, ठीक है, मान के चलिए प्रतिनिधित्व को चुनाव, यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है, प्रतिनिधित्व का चुनाव किस समय, ठीक है, सभापति के, ठीक है, कि चुनाव के समय किया जाएगा। और प्रतिनिधित्व क्या करेगा भाई साहब, समझे मेरी बातों को, प्रतिनिधित्व क्या करेगा, दूसरे सोसाइटी में प्रतिनिधित्व करेगा। क्या करेगा, दूसरे सोसाइटी में क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। और दूसरी सोसाइटी में मान के चल केंद्रीय सोसाइटी में प्रतिनिधित्व करेगा। और ये प्रतिनिधित्व जो करेगा उसको कब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा, भाई दूसरे के प्रतिनिधित्व के लिए है। ठीक है, कब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है, कब तक वापस नहीं आएगा, ठीक है, कब तक, जब तक बोर्ड का चुनाव ना हो जाए, ठीक है, बोर्ड में नए मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी हैं, नए मेंबर्स जब तक न बन जाए उस प्रतिनिधित्व को नहीं बुलाया जाएगा आगामी चुनाव तक। बोर्ड तक क्या है, आगामी चुनाव तक, बोर्ड के आगामी चुनाव तक। और बोर्ड का आगामी चुनाव कितने वर्ष में होता है, बोर्ड कितने वर्ष के लिए बैठती है, 5 वर्ष के लिए भाई साहब। ठीक है,
तो बोर्ड का चुनाव हो गया और उसके बाद यदि प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है, जब सभापति उपसभापति होता है उसी समय प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है, तो प्रतिनिधित्व चुना जाता है किस लिए कि दूसरे जो सोसाइटी है उस वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। और उसको नीचे यानी कहने का मतलब उसमें, ठीक है, अपने जो सोसाइटी सदस्य में कब तक नहीं बुलाया जा सकता, जब तक बोर्ड का आगामी चुनाव ना हो जाए। फिर बोर्ड का आगामी चुनाव हो जाएगा तब उसको बुलाया जाएगा, फिर चुनाव बोर्ड का हो जाएगा, फिर प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाएगा, फिर वहां रखी जाएगी, फिर आगामी चुनाव तक नहीं बुलाया जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो वही कहा गया, इसको आप अगर स्पष्ट रूप से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और ढंग से, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि ठीक है, प्रत्येक सोसाइटी की बोर्ड सभापति या उपसभापति निर्वाचन के समय ही प्रतिनिधित्व का चुनाव क्या करेगा, निर्वाचित करेगा। ये पहला पॉइंट मैंने कहा, क्या कहा, उसी समय करेगा, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या कहा, जो उसका प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करेंगे, ये स्पष्ट कहा गया है, प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करेंगे। तो अन्य सोसाइटी में प्रतिनिधित्व हो रहा है, केंद्रीय सोसाइटी में प्रतिनिधित्व को हो रहा है, और बोर्ड द्वारा ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधित्व को तब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि बोर्ड की आगामी चुनाव नहीं हो जाता, ऐसा कहा गया है। क्लियर है बातें? चलिए अब देखिए, दो का किसी सोसाइटी से जहां सदस्यों की कुल संख्या से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं, वहां ऐसे प्रतिनिधित्व केवल ऐसे जातियों की सदस्य होंगे। बस स्पष्ट है, आपको समझ में आया होगा। क्या कहा गया है, कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी में सदस्यों की कुल संख्या से कम आधे सदस्य, कुल सदस्य से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति, कहने का मतलब एससी वर्ग, अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के होंगे यदि, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिनिधित्व चुना जाएगा उन्हीं जातियों में से चुना जाएगा, अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति में से ही चुना जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। किसी सोसाइटी में जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम के 2/3, कम से क्या है 2/3, ठीक है, 2/3 मतलब 3 में से 2/3 सदस्य ओबीसी के हैं, वहां ऐसे प्रतिनिधित्व ओबीसी वर्ग की होगा। ठीक है, देखिए पहली बात है, मैंने क्या कहा कि एसटी एससी के लिए क्या है, जब कम से कम क्या हो, कम से कम जो है आधे सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे, तो ऐसे तो उसी अनुसूचित जनजाति के लिए के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। दूसरी बात ये बोल रहा है, किसी सोसाइटी में जहां सदस्यों की कुल संख्या से कम यदि 2/3 सदस्य ओबीसी के मिलते हैं, तो ओबीसी के ही व्यक्ति को वहां का प्रतिनिधित्व बनाया जाएगा, मतलब प्रतिनिधित्व चुना जाएगा। क्लियर है बातें? चलिए अब थर्ड पॉइंट क्या कहा गया है, यदि किसी सोसाइटी की उपविधियों में उसके साधारण निकाय का गठन प्रत्ययुक्ता के निर्वाचन द्वारा किए जाने का उपबंध है, तो वह सोसाइटी साधारण निकाय में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षण ऐसी रीत से रखे गए, प्रत्येक प्रवर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित रखे जहां संभव हो सके उसी अनुपात में प्रत्येक प्रवर्ग सदस्य उस सोसाइटी की कुल सदस्य संख्या रहे। बस इतनी सी बातें हैं भाई साहब कि साधारण निकाय में अगर चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो प्रतियुक्ति के चुनाव के द्वारा बंधों में क्या कहा गया है कि एसटी एससी ओबीसी का जो जनसंख्या होगा, ठीक है, सदस्य होंगे, उस जनसंख्या के आधार पर वहाँ रखी जाएगी। कहाँ? जो साधारण निकाय मैंने क्या कहा, सोसाइटी के जो सदस्य ही मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं, उसी को हम कहते हैं साधारण निकाय। क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं साधारण निकाय। चलिए अब देखिए, हम पढ़ेंगे 48 बोर्ड की शक्तियां। ठीक है, बोर्ड की शक्तियां
56, 57, फिर वार्षिक साधारण सम्मेलन 49, फिर आपका उनचास का 49 गा, ये बहुत सारी बातें जो बाकी रह गई है। 49 का 49, 50 आएगा फिर, ठीक है, इस प्रकार से हम देखेंगे। चलिए, लेकिन अभी राज्य निर्वाचन आयोग 50, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं भाई साहब जो भी बाकी रह गई है, ठीक है। तो उसको हम अभी के लिए फ़िलहाल हम इसको क्या करते हैं, यही रखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो अगर हैंग हो गया, फिर यहाँ पर देखिए, चलिए सिस्टम फिर से हैंग हो गया, अच्छी बात है। जो क्लास भी ख़त्म हो गया, चलो दिखा रहा है, ये दिक्कत हो जाता है थोड़ा। तीसरा अध्याय, चौथा, पांचवा अध्याय हम देखें, और देखिए 48 का यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, हम यहाँ पर आए हैं अभी, ठीक है। 48 का 49, 49 का 49 का 49 गा, 49 घा, 49 अंगा, फिर 50, ठीक है। तो ये सारी बातें बाकी है। 50 का तो 57 तक, ठीक है, यहाँ तक। तो 2-3 क्लास अभी और लगेगा इसका, तभी ये 5वां अध्याय ख़त्म होगा। अभी तो 1, 2, 3 ही पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है, इतनी सारी बातें हैं। चलिए, तो ठीक है भाई, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करेंगे, फिर बातें करेंगे। और 48 का जो बोर्ड की क्या है, क्या है लिखा है, जो भी है बोर्ड के बारे में लिखा गया है, ठीक है, उसको हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद, बाय।